हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसएफएम। एंड हम लोग लास्ट लेक्चर में शुरू किए थे एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली सुना ही है सर, सही है ना। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने काफी बेसिक चीजें देखी। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आफ्टर दैट देखा उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। देन हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद होगा ये देखिए भैया, प्लीज ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है म्यूचुअल फंड का, है ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या नुकसान है। ऑब्वियसली अगर मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं एंड म्यूचुअल फंड में करूं तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो भी हमने देखा। देन हमने एक थ्योरेटिकल एंगल से जस्ट पता होना जनरल नॉलेज के लिए वो देखा था कि हिस्ट्री क्या है म्यूचुअल फंड का, इंडिया में क्या हिस्ट्री है। तो इंडिया में हमने देखा 1963 से ये शुरू हुआ है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई के फॉर्मेशन के थ्रू। देन एसबीआई म्यूचुअल फंड, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन आया, प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री करा 93 में, एंड 95 में एएमएफआई बना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, सही है। एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका पर्पज है कि प्रमोट करो हेल्दी एंड इथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, सही है। एंड सेबी ने फिर इसका सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया एएमएफआई का। क्यों साहब, बहुत जरूरी था कि जब भी कोई बंदा हो, बेसिकली जब भी कोई चाहे कि म्यूचुअल फंड मुझे स्टार्ट करना है, कोई भी ऐसे सोचेगा और शुरू होगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। एंड दैट इज द रीजन। तो बेसिक रिक्वायरमेंट सेबी ने 96 में रेगुलेशंस लाए म्यूचुअल फंड के, एंड इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस को एएमएफआई के मैंडेटरी कर दिया जिन भी लोगों को सेल करना है, मार्केट करना है म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हमने बाद में देखा कि म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। दो पर्सपेक्टिव्स देखे थे, लिक्विडिटी के बेस पे एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे। लिक्विडिटी के बेस पे हमने देखा था ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। इसके बेस पे आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, ये क्लोज एंडेड है। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओपन एंडेड बोला मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं जब चाहे तब, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट क्लोज एंडेड में वैसा नहीं है। क्लोज एंडेड में एक स्पेसिफिक पीरियड दिया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसी पर्टिकुलर पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ओपन एंडेड बोला उसके बाद में अगेन इसमें आता है कि कुछ एग्जिट लोड रहेगा, कुछ लोड के साथ रहेंगे, कुछ विदाउट लोड रहेंगे, नो लोड एंड एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब अगर आप उतना मिनिमम पीरियड में 15 दिन में, 1 साल में अगर एग्जिट कर लेते हो तो आपको उतना परसेंटेज चार्ज लगेगा, दैट इज व्हाट योर एग्जिट लोड, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या टाइप्स रहेंगे म्यूचुअल फंड के। सबसे पहले देखा इनकम और डेट स्कीम्स, जहां पे फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बनेगा म्यूचुअल फंड, सही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आफ्टर दैट इक्विटी फंड्स, इक्विटी फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। बैलेंस्ड फंड मतलब वो बोल रहे हैं कि जब चाहे तब वो है ना प्रॉपरली पीरियोडिक बेसिस पे बैलेंस करते रहेंगे, जिसमें मिक्सचर भी रहेगा इक्विटी डेट का। आफ्टर दैट मनी मार्केट, जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, गेटिंग माय पॉइंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड इंडेक्स फंड मतलब जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी, सेंसेक्स वैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, बाकी मार्केट के इंडेक्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इंडेक्स माने बेंचमार्क में इन्वेस्ट करेंगे, कोई इंडिविजुअल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। देन हमने देखा कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जिससे अभी आज हम शुरुआत करने वाले एक थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ, एंड देन हम पूरा प्रैक्टिकल शुरुआत कर देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देना। हम लोगों ने बेसिक्स पूरा देख लिया लास्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से, वी आर डन विद दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ वी हैव टू गो अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड। क्या होता है इसमें थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड्स का एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने डिस्कशन करा है कि म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या हुआ। The basic thing is what? Mutual fund. It is nothing but an institute जो लोगों से पैसे पुल कर रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, एक पुल ऑफ मनी बना रहा है, एंड वो पुल ऑफ मनी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, बोलो एकदम अच्छे से। चलो साहब, सर तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन किया, आई एम द ओनर ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। नाउ व्हाट हैपन, मेरा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेगा वो क्या करेंगे, लोगों से पैसा लेंगे। क्या हुआ, लोगों से पैसा लेंगे, एंड लोगों से पैसा लिया हुआ जो भी पैसा है उसका एक पुल बनाऊंगा, एंड वो पूरा की पूरा पैसा में क्या करूंगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू माय स्कीम, रिस्पेक्टिव स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा जो भी लोगों ने जिस स्कीम में पैसा लगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हेज फंड भी वैसा ही कुछ है। बेसिकली जब कोई भी बोल रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, जब कोई भी लोगों से पैसा ले रहा है, पब्लिक से पैसा ले रहा है, ठीक है, उसका पुल बना रहा है एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
तो ऐसे दो टाइप के हमारे पास में फंड बनते हैं, वन इज द म्यूचुअल फंड एंड द सेकंड इज हेज फंड। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक्स तो देख लिया। नाउ व्हाट अबाउट द हेज फंड, ये क्यों हुआ है, कहां से शुरू हुआ था? तो इसके नाम को है ना थोड़ा है ना ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना एकदम अच्छे से, पता होना चाहिए भैया। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं हेज फंडर्स, ठीक है, हेज फंड मैनेजर्स तो फन पैसा कमाते हैं। एंड आप अगर देखोगे ना हेज फंड मैनेजर की सैलरीज वगैरह, गूगल करना कभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये नाम को समझो थोड़ा, हेज एंड फंड्स। क्या बोला मैंने? दो नाम है, हेज एंड फंड्स। फंड्स माने इमीडिएटली समझ जाता है पैसा, फंड्स माने इमीडिएटली समझ जाता है पैसा, पैसे की बात कर रहे हैं। हेज का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब है ना फाइनेंस में होता है प्रोटेक्ट करना पैसे को। क्या करना? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द फंड्स। हेज माने क्या? रिस्क को कम करो। क्या हुआ? रिस्क को कम करो। अभी जो मैं अभी बोल रहा हूं ना वो उससे एग्जैक्टली उल्टा है हेज फंड्स। ये समझ जाएगा अगले 5 मिनट में, कैसे देखना। हेज फंड्स जब शुरू हुआ ना, उसका बेसिक पर्पज ये था कि पैसे को प्रोटेक्ट करो। क्या करो? पैसे को प्रोटेक्ट करो। बट वो लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते थे ना, वो ऐसे जगह पे करते थे जहां पे रिस्क बहुत आया है। क्या हुआ? मतलब कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं यार। जैसे म्यूचुअल फंड के लिए सेबी के रेगुलेशंस है ना, नो रेगुलेशंस फॉर हेज फंड्स। जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए बोला कि ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये रेगुलेशंस होना चाहिए, ये प्रोसेस होना चाहिए, ये बंदा जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू कर रहा है उसको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेबी के साथ में, उसको एएमएफआई का सर्टिफिकेशन चाहिए। दैट्स इट। म्यूचुअल फंड इज वेरी रेगुलेटेड, वेरी रेगुलेटेड। सेबी ध्यान दे रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ, बट हेज फंड्स नॉट रेगुलेटेड। कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं भैया, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बेसिक मीनिंग क्या बोलता है कि हेज करो फंड्स को, माने रिस्क को कम करो, प्रोटेक्ट करो पैसे को। बट उस प्रोटेक्शन के इसमें इन्होंने ना जहां पर भी पैसा इन्वेस्ट कराना, जैसे शुरू हुआ था, बेसिक चीज बोल रहा हूं एकदम, तो जैसे ही शुरू हुआ ना तो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते समय ना दे डिडंट लुक एट, बिकॉज ऑफ नॉट रेगुलेशंस, नो रेगुलेशंस। एंड सिंस रेगुलेशंस नहीं थे वहां पे कुछ रिस्क बढ़ रहा था। रिस्क बढ़ने की वजह से इनका पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। पोटेंशियल बेसिकली, क्योंकि रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा एंड पीपल आर रेडी टू टेक द रिस्क। वो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। अभी इन लोगों का क्या होता है, एक सिंपल बात है, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। मैं बोला आज मैं अगर 500 रुपए लगाऊं मार्केट में, म्यूचुअल फंड में 500 लगाऊं, ध्यान दो, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सिर्फ 500 रुपए, आपको चाहते हो आपकी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं, निफ्टी फंड में इन्वेस्ट करूं, दैट्स इट, इंडेक्स फंड, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट 500 रुपीज। ऐसे आप निफ्टी के पूरे के पूरे उसी वेटेज में सभी स्टॉक्स लेना चाहो तो डिफिकल्ट है भैया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक स्टॉक बहुत ज्यादा वेल्दी। सो यू शुड हैव दैट मिनिमम कैपिटल अगर डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? बट इन म्यूचुअल फंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द 500 रुपीज एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने देखा था ना एक बेनिफिट म्यूचुअल फंड का, आपको याद है क्या? किधर गया वो बेनिफिट? लुक एट दिस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अफोर्डेबिलिटी, लेस इन्वेस्टमेंट। गेटिंग थर्ड पॉइंट। सो म्यूचुअल फंड 500 रुपए से शुरू हो सकता है, बट हेज फंड वैसा नहीं है। अभी एक सिंपल ध्यान देना, हेज फंड का अगर मैं आपको एग्जांपल के बेस पे बोलूं तो हेज फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज 1 करोड़ रुपीज। आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो हेज फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। सर हमारे जैसे एवरेज लोग काय जाएंगे ना वहां पे हेज फंड में, इधर म्यूचुअल फंड में 500 रुपए में करने वाला बंदा क्या कभी हेज फंड के बारे में सोच पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो हेज फंड के लिए मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का होता है ना वो 1 करोड़ रुपए का होता है, काफी सारे हेज फंड्स का। ठीक है, व्हाटएवर द एग्जांपल आई वुड शो यू ना, वहां पे लिखा भी हुआ एक टैक्स गुरु का आर्टिकल है, आई विल शो यू दैट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में देना, इससे क्या हो रहा है, जब कोई म्यूचुअल फंड ओपन कर रहा है लेट से, तो वो 500 रुपए लेके आ रहा है, तो उसके पास में लेट से कैपिटल बना 50 लाख रुपीज का या 1 करोड़ रुपए का, या ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। तो बनने के लिए तो 200-500 करोड़ का भी कैपिटल बन सकता है ना, नॉट इश्यू ऑफ दैट। वॉल्यूम में बन सकता है 500 रुपए से, एंड सब लोग 500 करेंगे ऐसा थोड़ी ना भरोसा है, काफी सारे लोग तो ज्यादा भी करेंगे ना। सो द पॉइंट इज व्हाट, मान लो 10 करोड़ रुपए का कैपिटल बना, बट 10 करोड़ का कैपिटल बनने के लिए काफी सारे लोग लगे, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। सो कोई भी इन्वेस्ट कर पाया, क्योंकि 500 रुपए से शुरुआत हो सकता था, तो कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल व्हेन कम्स टुगेदर एंड इन्वेस्टिंग इन दैट पूल ऑफ मनी,
तो 10 करोड़ रुपए का कैपिटल बन रहा है, कॉर्पस बन रहा है इन्वेस्टमेंट का 10 करोड़ रुपीस का। अभी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बोला कि हेज फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बंदे का, इन्वेस्टर का शुरू होता है 1 करोड़ रुपए से। अगर उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 10 लोगों से ही बात करके 10 लोगों से ही पैसा लेके काम खत्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे वॉल्यूम ऑफ पीपल ज्यादा आ रहा था, नेक्स्ट पॉइंट, अगर उतना ही वॉल्यूम ऑफ पीपल अगर इधर करे, ऑब्वियसली कर नहीं पाएगा, ध्यान रखना वो वॉल्यूम ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज सो हाई। सो यहाँ पे हेज फंड में इन्वेस्ट करने वाले कॉर्पोरेट्स रहेंगे, यहाँ पे हेज फंड में इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स है वो रहेंगे। कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हेज फंड में, गाइस कम ऑन, वो लेंगे भी नहीं आपका इन्वेस्टमेंट। आप चले गए आज उधर हेज फंड में एंड बोले कि मुझे इन्वेस्ट करना और मुझे चाहिए वो इन्वेस्टमेंट, वो बोलेंगे पागल हो क्या, आपका पूरा मुझे बताओ, क्या बैकग्राउंड है, क्या है, सब बताओ, तुम्हारा इनकम कितना है वो बताओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है वो बताओ। कोई भी मन में आया और सोचा मुझे इन्वेस्ट करना, नहीं कर पाएगा। दे विल ऑल्सो नॉट टेक योर एंट्री इन दैट बिकॉज देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सो हाई, 1 करोड़ रुपीज। एंड द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ध्यान देना एकदम अच्छे से। नाउ जब मैं बोला कि म्यूचुअल फंड्स इतने सारे लोगों से लेके 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस करेगा, इन्वेस्ट करेगा, भैया अगर मैं बोलूं उससे थोड़ा भी ज्यादा ले लिया इन लोगों ने 50-100 लोगों से, तो इनका कॉर्पस बन जाता है 50 करोड़ 100 करोड़। अभी मुझे बताओ, जब मैं कोई मार्केट में जाऊं, जब मैं मार्केट में जाके 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाने का पोटेंशियल रखता हूं, मान लो 5 करोड़ रुपए, वहीं पे अगर उसी मार्केट में मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊं तो शायद मेरा रिटर्न का पोटेंशियल बहुत हाई हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है ना, तो आई कैन डाइवर्सिफाई अ लॉट, आई कैन टेक रिस्क अ लॉट, जितना चाहूं वहां पे पैसा लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है ना। जब मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो मैं रेस्ट्रिक्ट हो जाता हूं। जब मैं लिमिटेड पैसे के साथ खेलता हूं, जब मैं लिमिटेड पैसे के साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो आई एम रेस्ट्रिक्टेड टू यूज दैट मनी। पर जब मेरे पास पैसे का ऐसा मतलब थैली पड़ी है भैया 100 करोड़ रुपए, सो आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड। हेज फंड्स में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कितना भी डाइवर्सिफिकेशन हो, अनडाइवर्सिफाइड हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता हेज फंड्स, क्योंकि उनका मतलब ही यही बना। बनते पहले था प्रोटेक्शन ऑफ मनी, बट बनते बनते ऐसे बन गया कि वो इतना हाई अनरेगुलेशन, नो रेगुलेशन। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना, तो हाई कॉर्पस की वजह से बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ रिटर्न इज सो हाई। गेटिंग माय पॉइंट। बट जब भी सर फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हैं, तो जितना रिटर्न का पोटेंशियल हायर है, उतना लॉस का पोटेंशियल भी हायर रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। 500 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में अगर कोई म्यूचुअल फंड मुझे मान लो 200 रुपए का रिटर्न जनरेट करके देगा और 200 रुपए का लॉस होने का संभावना है, वही अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट करूं हेज फंड में, तो उससे कई गुना ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट। रिटर्न भी लॉस भी। गेटिंग माय पॉइंट। सर रिटर्न भी मिल सकता है ज्यादा, बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न। यहाँ पे अगर 2 गुना रिटर्न मिल सकता है तो वहां पे 5 गुना 10 गुना, बट यहाँ पे अगर 2 गुना लॉस हो सकता है तो वहां पे लॉस के लिए भी रेडी रहना, 5 गुना 10 गुना। बिकॉज हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो हाई रिस्क बोला तो रिस्क तो नीचे है ना, डाउन साइड। गेटिंग माय पॉइंट। पोर्टफोलियो में मत जाना 2 मिनट के लिए, अपर साइड डाउन साइड। गेटिंग माय पॉइंट। एक लॉजिकली समझ लो कि साहब नीचे जाने का रिस्क मैं कंसीडर कर रहा हूं, ओके, एंड ऊपर जाने का तो सर रिटर्न पोटेंशियल भी तो हाइयर है ना हेज फंड में। सो वही बात हो रही, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सो रिस्की मार्केट। हेज फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की है। बेसिक डिफरेंस में बात करते करते बता दी। लेट्स राइट डाउन द डिफरेंशियल पॉइंट्स, क्योंकि थ्योरी पॉइंट्स बन सकता है इसमें, थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है। मेरे साथ लिखना एकदम अच्छे से, टाइटल देना म्यूचुअल फंड्स वर्सेस हेज फंड्स। इधर ही ले लेते हैं हम लोग, रुको नया पेज लेता हूं। प्लीज टाइटल देना। वो हैंग हो रहा है क्या ये? यस गाइस, देखो प्लीज, लिखो ऐसा, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस हेज फंड्स, टाइटल दो। एंड पहला पॉइंट लिख लो कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन, ये पहला पॉइंट ऐसे नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, एक्चुअली कंपैरिजन ही कर रहे हैं, ऊपर लिख दिया है म्यूचुअल फंड्स वर्सेस हेज फंड्स, उसके बाद में अलग से टाइटल देंगे फिर, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस हेज फंड्स ऐसे लिखो, एंड नीचे 2 पार्ट कर दो।
म्यूचुअल फंड्स एंड देन सेकंड वाला हेज फंड्स। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ फॉर्मेशन वाला पॉइंट लिख लेते हैं। पहला हमने फॉर्मेशन डिस्कस करा है म्यूचुअल फंड्स का, कि म्यूचुअल फंड एज ए ट्रस्ट करके फॉर्म होता है। ठीक है, हेज फंड इज यूजुअली फॉर्म्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थ्योरेटिकल एंगल से जा रहे हैं, प्लीज पूछना मत इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, these are set up as trust, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड रहेगा, ट्रस्ट है तो, है ना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर। these are set up as LLP usually। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो मेरे साथ। इसको रेगुलेटेड होता है म्यूचुअल फंड का मार्केट। दिस इज स्ट्रिक्टली regulated। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, नॉट रेगुलेटेड। थर्ड वन, थोड़ा हैंडराइटिंग में ये हो रहा है एंड लिखते समय थोड़ा दिक्कत आ रहा है। नेक्स्ट, यहां पे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा यूज नहीं लेना है, डिपेंड करेगा सिस्टमेटिक रिस्क पे बेस पे मार्केट रिस्क कितना रहेगा। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो subject to systematic risk। यहां पे कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है ये, मैं थोड़ा है ना पॉज करके लिख के लेता हूँ। यस गाइस, सॉरी देयर इज सम टेक्निकल इशू, तो उसके वजह से ना वो लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा लिखते समय, तो मैंने पॉज करके वीडियो को फिर लिख लिया है पूरा। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, एंड प्रोबेबली ऐसा करेंगे अगर ये लैग कंटिन्यू हुआ तो मैं ये वीडियो उतना ही बनाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, एंड नया कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा लेक्चर का, डोंट वरी। ठीक है, सो चलो फटाफट देख लो, 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस इमीडिएटली, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सो मेरे साथ लिख के भी लेना है, जैसे जैसे बोलता जाऊंगा मैं, प्लीज पॉज करते हुए वीडियो को पॉज कर लो एंड लिख के ले लो। ठीक है, पहला चीज म्यूचुअल फंड सेटअप किया जाता है एज ए ट्रस्ट, बट हेज फंड यूजुअली सेटअप किया जाता है एज अ LLP, ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, इतना एक पहला डिफरेंस है। देन ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है सेबी के रेगुलेशंस रखते हैं म्यूचुअल फंड के 1996 में आए हुए, बट हेज फंड्स जो है वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, कोई रेगुलेट नहीं करता उसको। देन उसके बाद में जो मेरा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। गेटिंग माय पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है सब्जेक्ट टू द सिस्टमेटिक रिस्क। यहां पे वैसा कुछ नहीं है, अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू द अनसिस्टमेटिक रिस्क। यहाँ पे रिलेवेंस मेजरली कौन सा है, अनसिस्टमेटिक रिस्क का, कॉर्पोरेट रिस्क का, तो अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, ऑब्वियसली
अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर किया जाएगा, मार्केट के रिस्क को नहीं कुछ फर्क पड़ता, ये लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे एंड ज्यादा रिस्क लेंगे, ठीक है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड एडवर्टाइज कर सकता है लोगों से पैसा लेने के लिए, पब्लिक मनी लेने के लिए म्यूचुअल फंड कैन एडवर्टाइज पब्लिक लेन। आप लोग देखते हो म्यूचुअल फंड सही है, कितना जोरदार एड कैंपेन चल रहा है। तो एडवर्टाइज फॉर द म्यूचुअल फॉर द पब्लिक कंपनी कैन बी पॉसिबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, बट हेज फंड कभी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा रिस्क है एंड लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। मैं आपको कैटेगरी वगैरह दिखाऊंगा आगे। सो दैट्स वाई नेक्स्ट पॉइंट वही है, रेस्ट्रिक्टेड क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इसके लिए उनको एडवर्टाइज करने का मौका नहीं दिया गया एंड सिंस इट इज अनरेगुलेटेड, रेगुलेटेड भी नहीं है, तो ऑब्वियस है उनको एडवर्टाइज करने नहीं देते हैं। सो कैन नॉट एडवर्टाइज, हेज फंड्स कैन नॉट एडवर्टाइज। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड में कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी डोमेस्टिक पर्सन कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट हेज फंड्स में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, देयर आर रेस्ट्रिक्टेड क्लास ऑफ इन्वेस्टर। कोई भी अगर सर नॉर्मल बंदा जाएगा और बोलेगा मैं इन्वेस्ट करूंगा तो नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज दो मेजर चीजें, एक तो इन्वेस्टमेंट साइज बहुत हाइयर होता है, हाई इन्वेस्टमेंट साइज, एंड रिस्क भी इज द हाईएस्ट रिस्क, बहुत ह्यूज रिस्क होता है। अगर हम देखिए म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज कितना है, म्यूचुअल फंड में 500 रुपए और उससे ज्यादा सर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, बट मिनिमम 500 रुपए के भी सर म्यूचुअल फंड आते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर हेज फंड का देखें तो वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज एंड ये 1 करोड़ रुपए का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो, उसके साथ में उन लोगों को मिनिमम कॉर्पस उस फंड का 20 करोड़ रुपए का होना चाहिए, मतलब टोटल कॉर्पस ऑफ वन फंड शुड बी मिनिमम 20 करोड़ रुपीज। सो 20 करोड़ का एक कॉर्पस होना चाहिए, उसके बिना हेज फंड नहीं बन सकता। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट 1 करोड़ का होना चाहिए, मतलब 1-1 करोड़ के 20 इन्वेस्टर्स तो भी एटलीस्ट होने चाहिए टू एस्टैब्लिश दैट हेज फंड, ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में इतना अमाउंट कोई भी लगा सकता है। उसके बाद में सो दैट्स व्हाई देयर विल बी ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पे कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहिए उतने इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर जनरली लिमिटेड, सिंस हाई इन्वेस्टमेंट साइज है एंड हाई रिस्क है तो लिमिटेड इन्वेस्टर्स रहेंगे। अभी ऊपर का पॉइंट देखना, लिक्विडिटी बहुत हाई रहेगा, मतलब इन्वेस्टर जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली डिसइन्वेस्ट एंड टेक देयर मनी बैक, कभी भी चाहे तो पैसा पीछे ले सकते हैं, अपना अपना पैसा निकाल सकते हैं, हाई लिक्विडिटी होता है, जब चाहे तब सर बेच सकते हैं। बट इसमें लिक्विडिटी हाई नहीं रहता, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जब चाहे तब आप खरीद के पैसा वापस नहीं ले सकते। सो इन्वेस्टर्स कैन नॉट टेक मनी बैक फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लिक्विडिटी, कभी भी चाहो तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही मिलेगा। एंड लास्ट वन इज म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करने वाले फंड मैनेजर है उनका फीस जो होता है वो नॉर्मली फिक्स्ड होता है, उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई फीस मैटर नहीं करता, जितना पैसा है वो फिक्स्ड फीस है, दैट वुड बी देयर। बट हेज फंड में सिंस इतना हाई रिस्क रहता है, इतनी सब चीजें रहती है, तो इनके ना यूजुअली 2 टाइप के फीस होते हैं, देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ फीस। एक रहता है मैनेजमेंट फीस, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये यूजुअली 2% से कम होता है, यूजुअली लोअर देन 2%। एंड सेकंड रहता है इंसेंटिव फीस, प्रॉफिट शेयरिंग। म्यूचुअल फंड में सिर्फ इतना ही होता है, फिक्स्ड मैनेजमेंट फीस, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग भी रहता है, इंसेंटिव फीस भी रहता है। ये यूजुअली 2% से कम रहता है इनका मैनेजमेंट फीस, यहाँ पे कम देते हैं, बट यहाँ पे इंसेंटिव फीस ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा रहेगा, मतलब जितना कमा के देंगे उस बेसिस पे। ये यूजुअली रेंज होएगा 10% से लेकर 20%, कौन सा? इंसेंटिव फीस और प्रॉफिट शेयरिंग जो बोल रहे हैं, ये हेज फंड में ही रहता है, बस 10% से लेके बस 20% तक, 10% to 20% यूजुअली रेंज होगा इंसेंटिव फीस, प्लस इनका मैनेजमेंट फीस भी रहेगा जो यूजुअली 2% से कम रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड अभी आप अंदाजा लगाओ, 20 करोड़ का कॉर्पस रहेगा, उसके बाद में जो प्रॉफिट होएगा उस पर ये नंबर ऑफ टाइम्स में होता है, एंड दैट्स वाई उसका 10 से 20% प्रॉफिट शेयरिंग, इंसेंटिव फीस, एंड ये अगर करे तो हेज फंड कितना पैसा कमाता है, बट ऑब्वियसली देयर इज ह्यूज रिस्क एज वेल। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है क्या? उतना दिमाग चाहिए, कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा। सो ये सब चीजें हैं, आई होप आप लोगों ने लिख के लिया होगा डिफरेंस, जिस बंदे का नहीं हुआ लिख के प्लीज गाइड्स कम ऑन, मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, सो लिख के ले लो अच्छे से, ठीक है? पॉज कर लो वीडियो को एंड लिख के ले लो इन सभी के सभी पॉइंट्स को। आई होप यू गाइज आर क्लियर एब्सोल्युटली। ज्यादा कुछ इसमें हाईफाई नहीं था ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था बहुत ज्यादा, ठीक है? सो आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट 7, 8, 9 3 पॉइंट्स लास्ट के।
ठीक है, आई होप यू गाइज आर डन विद दिस। डिफरेंस वाला एक थ्योरी क्वेश्चन डन हो गया, इसको मार्क कर लेना, थ्योरी क्वेश्चन है ये, थ्योरी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, अगर पूछ लिया तो पूछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए है क्वेश्चन, थ्योरी वाला, इंपॉर्टेंट थ्योरी। ओके ठीक, चल चल। सो हमने बात करी थी कि जब भी हम लोग ये डिस्कशन करने वाले म्यूचुअल फंड से वर्सेस हेज फंड्स, तो इसमें सबसे पहले चीज हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हमने कर लिया, अभी एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है ये फीस कैलकुलेशन वाला हेज फंड का, इसके लिए बात करेंगे। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स कम ऑन। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा इसमें दो टाइप की फीस होती है, मैनेजमेंट फीस एंड इंसेंटिव फीस। तो सबसे पहले टाइटल दे दो, फीस कैलकुलेशन इन हेज फंड। ठीक है, दो टाइप की फीस होती है हम लोगों ने देखा, एक होता है मैनेजमेंट फीस, एक होता है इंसेंटिव फीस। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। एक एग्जांपल लिख के ले लो। एक एग्जांपल लिखो, इस वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लो इस चीज को, ये जो लैग हो रहा है लिखते समय। मैं ये इतना टॉपिक खत्म हुआ कि मैं बंद ही करूंगा ये वीडियो एंड न्यू वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व करके इमीडिएटली। ठीक है, एग्जांपल देखो, मैं पहले लिख लेता हूं जैसे तब किया था, सो ज्यादा दिक्कत नहीं। चलो गाइस, इतना क्वेश्चन लिख के ले लो फटाफट से। एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, इसी के थ्रू पूरी की पूरी चीज कवर हो जाएगी हेज फंड के फीस के कैलकुलेशन के। ठीक है, चलो फटाफट से देखो, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, ध्यान दो एंड लिखते जाओ प्लीज आप। द वैल्यू ऑफ अ हेज फंड, मैं थोड़ा इसे दिखाता हूं सो दैट जहां पर भी चाहो आप लोग पॉज भी करते रहना एंड लिख के लेना प्लीज। द वैल्यू ऑफ अ हेज फंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर हैपेंस टू बी 200 करोड़। ईयर के शुरुआत में 200 करोड़ का हेज फंड का वैल्यू डिस्कस भी कर रहा हूं इमीडिएटली। द वैल्यू ऑफ अ हेज फंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर हैपेंस टू बी 200 करोड़। नेक्स्ट, management fees to be 2% of the beginning year value. Management fees to be 2% of the beginning year value. Hurdle rate is equal to 5%. ये क्या होता है hurdle rate, वो बात करूंगा, डोंट वरी, लिखे लो पहले। Hurdle rate is equal to 5%. Incentive fees is equal to 20% of the return generated. Incentive fees is equal to 20% of the return generated over and above hurdle. हर्डल रेट के ऊपर जितना रिटर्न जनरेट करा उसका 20%, बट नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस, जो 2% पे करेंगे ना उसको नेट करने के बाद में, मतलब उसको मिला के इतना 20% रहेगा। ठीक है, 20% ओवर एंड अबाउ दिस 5% के हर्डल के ऊपर जो रिटर्न जाएगा वो उसका 20% माइनस दिस मैनेजमेंट फीस ऑफ 2% जो पे करा है। तो इसका नेटिंग ऑफ करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा उसका हम इंसेंटिव फीस बोलेंगे उतना। द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड टिल नाउ इज द बिगिनिंग वैल्यू 200 करोड़। बोले ये फंड का ज्यादा से ज्यादा अभी तक जो वैल्यू रीच हुआ है, द हाईएस्ट वैल्यू रीच टिल नाउ इज द बिगिनिंग वैल्यू दैट इज 200 करोड़। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल फीस, कैलकुलेट द टोटल फीस एंड नेट रिटर्न ईच ईयर, एंड हर साल का नेट रिटर्न निकालो। If the ending value of the hedge fund, if the ending value of the hedge fund portfolio without deducting fees deduct किए बिना happens to be, मतलब before deduction of fees का ending value fund का
एंड ऑफ ईयर 1 पे है 240 करोड़ एंड एंड ऑफ ईयर 2 पे है 250 करोड़। एंड ऑफ ईयर 1 डैश 240 करोड़ एंड एंड ऑफ ईयर 2 डैश 250 करोड़ रुपीज। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। जिसका कोई लिखना रह गया प्लीज लिख के ले लो फटाफट से वीडियो को पॉज करते हुए। चलो, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज बोला है। ईयर के शुरुआत में एक हेज फंड है जिसका वैल्यू है 200 करोड़। ईयर के शुरुआत में एक हेज फंड है जिसका वैल्यू है 200 करोड़। उस फंड मैनेजर का, हेज फंड मैनेजर का मैनेजमेंट फी है 2% ऑफ द बिगिनिंग या वैल्यू, मतलब ये 200 करोड़ का 2%, मतलब उनका मैनेजमेंट फी कितना होगा? 4 करोड़ रुपए। 200 करोड़ इंटू 2% दैट इज 4%, 4 करोड़ रुपीज। हर्डल रेट इज इक्वल टू 5%। हर्डल रेट क्या होता है? एक बार है ना स्टार मार्क करके लिखे लो। हर्डल रेट क्या होता है? ये मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न रहता है कि 5% तो भी फंड मैनेजर ने अचीव करना पड़ेगा रिटर्न। अगर 5% अचीव करा तो ही उसको आगे जाके वो इंसेंटिव मिलेगा। ये जो इंसेंटिव मिलेगा ना 20% का, ये तभी मिलेगा जब वो मिनिमम 5% का रिटर्न देगा। अगर 5% का रिटर्न नहीं दिया तो ये उसको इंसेंटिव नहीं मिलना, सिर्फ मैनेजमेंट फीस मिलेगा 2% का। इंसेंटिव मिलने के लिए उसको मिनिमम इतना 5% ऑफ एक्सेसिव वैल्यू करना पड़ेगा। 200 करोड़ के ऊपर 5% तो भी बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ हेज फंड। तो 200 करोड़ प्लस 5% दैट इज 210 करोड़। तो 10 करोड़ से वैल्यू एप्रिसिएशन होना ही चाहिए फंड का, तभी उसको ये इंसेंटिव मिलेगा 20% का, नहीं तो नहीं मिलेगा इंसेंटिव। गाइस कम ऑन, गेटिंग माय पॉइंट? इंसेंटिव तभी मिलेगा जब मिनिमम 10% वैल्यू एप्रिसिएशन होगा इस हेज फंड का, नहीं तो सॉरी मिनिमम 5% वैल्यू एप्रिसिएशन होगा इस हेज फंड का, माने 10 करोड़ का, नहीं तो सब इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब होता है हर्डल रेट का। सो हर्डल रेट का मीनिंग लिख के ले लो सिर्फ यहाँ पे स्टार मार्क करके। This is the minimum, this is the minimum rate of return, this is the minimum rate of return that fund manager is required to get required to achieve to be eligible for incentives। मतलब इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होने के लिए उसको इतना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फंड मैनेजर को अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, दिस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को अंडरलाइन कर लेना ऑन फंड वैल्यू विच इज द इन्वेस्टमेंट, राइट? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पे ही रिटर्न निकालेगा, बट बोल दिया है, क्लियर कर दिया। ठीक है, जिसको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो अभी ध्यान दो भैया, वो सिंपल चीज बात करें, वो बोले मैनेजमेंट फीस मिलेगा 2% का ऑफ द बिगिनिंग या वैल्यू, मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया 200 करोड़ का 2% मतलब 4 करोड़ रुपए का मैनेजमेंट फीस मिलेगा। वो बोले कि अगर तुम लोगों ने 5% मिनिमम अचीवमेंट कर दिया, फंड मैनेजर ने 5% का एप्रिसिएशन अचीव कर लिया, सो 200 करोड़ प्लस 5% मतलब 210 करोड़। तो एंड ऑफ ईयर 1 पे देखो 240 करोड़ है, मतलब 210 करोड़ का लिमिट था उसको अचीव करना, उसने 240 करोड़ का वैल्यू जनरेट करा के दिया फंड का। क्या वो इलिजिबल होएगा? क्या वो इलिजिबल होगा? क्या बोलो प्लीज, क्या वो इलिजिबल होगा? यस एब्सोल्युटली, वो इलिजिबल होगा इंसेंटिव के लिए ईयर 1 के लिए। ईयर 1 के लिए, ईयर 2 का 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ईयर 1 के लिए वो क्या वो इलिजिबल होगा? यस एब्सोल्युटली, उसके लिए टारगेट था 200 करोड़ प्लस 5% ऑफ 200 करोड़, तो 210 करोड़ का टारगेट था, उसने अचीव कर लिया, 240 करोड़ का वैल्यू जनरेट करा, सो वो इलिजिबल रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ इंसेंटिव। एंड इंसेंटिव कितना दिया? 20%। 20% ऑफ व्हाट? कितना रिटर्न जनरेट करा ओवर एंड अबाउ द हर्डल, ओवर एंड अबाउ द हर्डल, मतलब 210 करोड़ के ऊपर 200 करोड़ प्लस ओवर एंड अबाउ द हर्डल 5% ऊपर, मतलब 210 करोड़ का मिनिमम लिमिट, उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करा? 240 करोड़ माइनस 240 करोड़ माइनस 210 करोड़,
ओवर एंड अबव हर्डल लेना है, तो 240 करोड़ माइनस 210 करोड़, सो 30 करोड़ का ओवर एंड अबव रिटर्न जनरेट हुआ. 30 crore is the return generated over and above the hurdle, but after that also you need to net off this management fees. So 30 crore minus 30 crore minus 4 crore 30 crore minus 4 crore. So 30 crore minus 4%, 4 crore करा, 4 crore was the management fees ना, तो net of management fees, तो 30 crore minus 4 crore that is 26 crore. ये 26 करोड़ पे 20% मिलेगा. वही बोल रहे हैं, इंसेंटिव फीस 20% ऑफ द रिटर्न जनरेटेड ओवर एंड अबाउ द हर्डल नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस. मैनेजमेंट फीस को नेट ऑफ करने के बाद में जो रिटर्न जनरेट मिलेगा ओवर एंड अबाउ हर्डल का, उसका 20% आपको इंसेंटिव मिलेगा. किसको? फंड मैनेजर को, आपको नहीं. ठीक है. सो 26 करोड़ आया था पहले. कैसे? ओवर एंड अबाउ हर्डल कितना रिटर्न जनरेट करा? 240 करोड़ माइनस 210 करोड़ का अप टू हर्डल था, तो ये मिनिमम था उसको अचीव करना फॉर being eligible to for this incentive of 20%. 210 करोड़ अचीव कर लिया गया. यस. कितना ज्यादा करा? 240 माइनस 210, 30 करोड़ एक्स्ट्रा अचीव करा. इस 30 करोड़ हैज टू बी नेटेड ऑफ विद द मैनेजमेंट फीस. मैनेजमेंट फीस था 2% ऑफ व्हाट हुआ बिगिनिंग वैल्यू 200 करोड़, सो 4 करोड़ का मैनेजमेंट फीस था. सो 30 माइनस 4 करोड़ करा 26 करोड़. इस 26 करोड़ का 20%. परफेक्ट. क्लियर. ये उसका पहले इसका मैनेजमेंट पहले इसका क्या होगा? इंसेंटिव फीस होगा. एंड प्लस 4 करोड़ रुपीज. तो ये इंसेंटिव तो मिल गया प्लस 4 करोड़ रुपीज. सो 26 का 20% करो. 26 का 20% 5.2 प्लस 4 दैट इज 9.2 करोड़ रुपीज का उसका फीस जाएगा. 9.2 करोड़ रुपीज का उसका फीस आएगा. गेटिंग? एंड नाउ 240 करोड़ में से उसको 9.2 करोड़ पे करने के बाद में कितना वैल्यू बचेगा? बिकॉज दिस जो वैल्यू है 240 करोड़ का, दिस इज विदाउट डिडक्टिंग फीस. तो इसमें से फीस को डिडक्ट कर दो ना, इस एंड वैल्यू में से फीस का पेमेंट कर देंगे 9.2 करोड़ का, तो कितना पैसा बचेगा? 230.8 करोड़. सो ये 230.8 करोड़ विल बिकम द बिगिनिंग वैल्यू फॉर ईयर 2. एंड फिर उस बेसिस पे कैलकुलेशन करना अगेन. बिगिनिंग वैल्यू का 2%, देन 5% उस पे हर्डल, देन देखो 20% क्या, देन देखो 5% के ऊपर हर्डल के ऊपर अचीव करा है क्या? अगर नहीं करा तो जाने दो सर, इंसेंटिव नहीं मिलेगा. सिंपल. सो वैसे कैलकुलेशन होने वाला है. आई होप यू गाइस आर क्लियर. ट्राई करना प्लीज अपने एंड पे. ये क्वेश्चन मैं फिर से दिखा रहा हूँ, प्लीज आपके पास में लिखा हुआ है एनीवेज एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई करना अपने एंड पे एंड ड्राफ्ट कैलकुलेशन के साथ रेडी रहना विद आंसर. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ. ओके, क्लियर विद दिस? क्या पॉज करना बस वीडियो को प्लीज एंड ट्राई करना फटाफट से. दोनों ईयर्स का कर लेना एंड नेट रिटर्न कैलकुलेट करना है. सो नेट रिटर्न में क्या होगा? ये 240 करोड़ माइनस 9.2 करोड़ का मैंने फी पे करा, सो 230.8 करोड़. 230.8 करोड़ विल बी माई एंड वैल्यू. 230 ईयर के एंड में रहेगा 230.8, बट ईयर के शुरुआत में 200 करोड़ था. सो 30.8 करोड़ इज द एक्सेसिव वैल्यू. So 30.8 divided by 200 crores would be my net return on the fund, right? So 30.8 by 200, 15.4% should be my net return for first year. मैच करना आपके आंसर के साथ हो रहा है क्या? ठीक है. पहले ईयर का तो बोल दिया, सेकेंड ईयर का ऐसे ही करना पड़ेगा. बस रिवाइज्ड वैल्यूज कंसीडर करने पड़ेंगे. ईयर 1 का जो एंड वैल्यू वो इसका बिगिनिंग वैल्यू बन जाएगा आगे जाके. गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? चलो सर आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से देखो आंसर. आप लोगों ने किया होगा कैलकुलेशन ऐसे एजम्पशन के साथ और आशा अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है, भरोसा तोड़ो मत, आपके भले के लिए बोल रहा है ना. मैं तो बन गया ऐसे ही. चलो हे गाइस कम ऑन. ईयर 1 के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले तो. ईयर 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं पहले तो. सर कैसे करेंगे हम लोग? पहले तो मैनेजमेंट फीस निकाल लेते हैं सबसे पहला. % ऑफ बिगिनिंग वैल्यू.
इज इक्वल टू नीचे 2% इंटू 200 करोड़, दैट इज 4 करोड़ रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट। टारगेट टू अचीव, टू बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, मतलब हर्डल, इज इक्वल टू 200 करोड़ इंटू 1 प्लस हर्डल रेट। नीचे लेता हूं मैं ये, इज इक्वल टू, रुको ये नंबर अलग लेते हैं, बिगिनिंग वैल्यू इंटू 1 प्लस हर्डल रेट, फैक्टर कर रहा हूं मैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो बिगिनिंग वैल्यू 200 करोड़ इंटू 1 प्लस 0.05, 5% मतलब 0.05, सो 210 करोड़। ईयर 1 एंड वैल्यू 240 करोड़ दिया हुआ है। सो फंड मैनेजर इज एलिजिबल फॉर इंसेंटिव सिंस, ये सो निकाल दो पहले, रीजन आगे बोल रहे, फंड मैनेजर इज एलिजिबल फॉर इंसेंटिव सिंस एंड वैल्यू इज हायर देन टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू 210 करोड़ का था हमारा, राइट। सो इंसेंटिव का कैलकुलेशन करो। इंसेंटिव इज इक्वल टू 20% of 20% of excess return over hurdle, net of management fees। मैनेजमेंट का फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में। सो 20% पहले एक्सेस रिटर्न ओवर हर्डल, मतलब 240 करोड़ माइनस 240 करोड़ माइनस 210 करोड़, बट नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस मतलब 4 करोड़। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये कितना बना था? 26 करोड़। यह आया था 5.2 करोड़। सो टोटल फीस कितना हुआ? ईयर 1 के लिए 5.2 करोड़ प्लस 4 करोड़ मैनेजमेंट फीस प्लस 5.2 करोड़, दैट इज 9.2 करोड़। परफेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, नो? नाउ नेट रिटर्न भी निकालना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ नेट रिटर्न फॉर ईयर 1। नेट रिटर्न के लिए एंड वैल्यू माइनस ये जो फीस पे करा, फीस पेड माइनस बिगिनिंग वैल्यू
टोटल डिवाइडेड बाय ये जो रिटर्न मिला एक्सेसिव ओवर एंड अबाउ द बिगिनिंग वैल्यू इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। लॉजिकल है सब चीजें, मैं क्या रट्टा मार के नहीं आया फॉर्मूला, ढोक लो। एंड वैल्यू 240 करोड़ माइनस फीस पेड 9.2 करोड़ माइनस 200 करोड़। यहाँ पे हर्डल वाला मत लेना, हमारे लिए उसका रिलेवेंस नहीं है। 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट था, हर्डल सिर्फ इंसेंटिव के लिए काम करना है, ठीक है। सो कितना हुआ ये 240 माइनस 200, 40, 40 माइनस 9.2 मतलब ये 30.8 करोड़ डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कितना हुआ 15.4%। ठीक है, डन विद दिस कैलकुलेशन। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस। एकदम इजी है, लॉजिकल है यार, बहुत टाइम ले रहा हूं मैं फिर भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर 2 के लिए कैलकुलेशन करो। ईयर 2 के लिए ऐसे ही करना, बिगिनिंग वैल्यू। नाउ फॉर ईयर 2 एक ही क्वेश्चन लेने वाला हूं, उसको पूरा डिटेल में दे रहा हूं लिख के, बिकॉज ईयर 2 में देखना वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होता है क्या, देखना थोड़ा। एंड होगा तो कितने के लिए होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ईयर 2 के लिए बिगिनिंग वैल्यू कितना बना मेरा, अभी थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा। बिगिनिंग वैल्यू हमारे लिए बना कितना 230.8, 240 करोड़ का एंड वैल्यू माइनस 9.2 करोड़ दैट इज 230.8, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं हर्डल लगाया, ऐसे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, दोनों प्रेजेंटेशन बता देता हूं। ऊपर का बहुत ज्यादा डिटेल में लगाया था, हर्डल ऑफ 5%, इसके ऊपर 5% का मिनिमम अचीव करना पड़ेगा अगर उसको इंसेंटिव के लिए ये होना है तो 1.05 दैट इज 242.34 करोड़ माइनस ये कर देता हूं मैं 242.34 मतलब ये नंबर यहां पे आएगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 11.54। इतना उसको मिनिमम एक्सेसिव रिटर्न देना पड़ेगा इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हुआ टारगेट एंड वैल्यू। एक्चुअल एंड वैल्यू ईयर 2 पे 250 करोड़ था, क्या उसने अचीव करा क्या, यस साहब। तो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा क्या, यस साहब। तो एक्सेस कितना हुआ 250 माइनस 242.34 7.66 करोड़ इंसेंटिव के लिए एलिजिबल। सो ये इंडिकेट कर रहा है एलिजिबल फॉर इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव का अमाउंट निकालो। ट्वेंटी परसेंट ऑफ कितना 250 करोड़, 250 माइनस बिगिनिंग वैल्यू, करो भैया करो। अरे इधर मैनेजमेंट फीस ऐड नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर मैनेजमेंट फीस ऐड नहीं किया ना 4% का, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। अभी कैसे करूँ इसको, कैसे करूँ, ये एक्सेस गलत हो गया ना, ये 4 करोड़ भी तो देना पड़ेगा ना इधर। रुको मुझे थोड़ा कट करना पड़ेगा, फिर भी तो होने ही वाला वो एलिजिबल, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, क्या दिक्कत उसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
ठीक है, प्लस मैनेजमेंट फीस, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, बोलो सब। मैनेजमेंट फीस 2%, 2% लो रहे इसका, 230.8 इंटू 2%, 4.62 करोड़, राउंड ऑफ किया। ठीक है, सो ये कितना बनेगा टारगेट हिंड वैल्यू, 246.96 करोड़। एक्चुअली नंबर करोड़ में तो हम लोगों ने इतना राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, बट चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है साहब, हम लिख देंगे नीचे राउंड ऑफ कराए करके, है ना। क्या हो रहा है इसको, तो कोई एक सेकंड, झटके दे रहा है ये मुझे। ठीक है, 246.96 करोड़, 250 करोड़ का ये था, सो एक्सेस कितना हुआ, वो हटाना नहीं चाहिए था मैंने, छोड़ो, 3.04 करोड़। ठीक है, सो एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, है ना, एक्सेस हो गया ना भैया, तो एलिजिबल इंसेंटिव के लिए। अभी देखो इंसेंटिव कितना होता, 20% ऑफ व्हाट, 250 माइनस, 250 माइनस 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 माइनस, ये लो 230.8 करोड़ बिगिनिंग वैल्यू, सही है। क्या बोले वो, सॉरी, ओवर एंड अबाउ द हर्डल, तो ओवर एंड अबाउ हर्डल मतलब ये 1.4 करोड़, 1.54 करोड़ ऊपर लेके चलो, 230.8 इंटू 1.05, 242 पॉइंट, ये हर्डल 11 था ना, मैं वही बोला इतना कम क्यों दिख रहा है इधर, 11.54 था, हाँ। सो 242.34 करोड़ से 242.34 करोड़, सो इधर लो 242.34 करोड़, एंड नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस, तो मैनेजमेंट फीस कितना था, 4.62 करोड़। और ये जो एक्सेसिव मिला उसका, सो 250 माइनस 244.34 माइनस 4.62, सो 1.04 करोड़ का, 1.04 करोड़ का क्या होएगा, 20%। एक सेकंड होल्ड करो प्लीज, कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या मेरा, देखने दो। अरे इधर गलत ले लिया, 242.34 आता है, बिकॉज ये टोटल कैलकुलेशन मेरा 3.04 करोड़ ही होना चाहिए, ये टोटल कैलकुलेशन मेरा 3.04 करोड़ ही होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर, सिंपल है ना, वही तो किया है हम लोगों ने। एक्सेसिव रिटर्न कितना आया उसका 20% दो, सिंपल है। सो उसका इंसेंटिव कितना होगा, 3.04 करोड़ इंटू दिस, सो 0.6088 करोड़, ये नंबर मेरा बनता है इंसेंटिव का, प्लस टोटल फीस कितना होगा फिर, टोटल फीस, मैनेजमेंट फीस कितना था, ऊपर जाओ, 4.62 करोड़ प्लस 0.6688, .6088, सो ये बन जाएगा मेरा टोटल नंबर 5.2248 करोड़। ठीक है, नेट रिटर्न लो, $244, एंडिंग वैल्यू लो नेट ऑफ फीस, 250 माइनस जो हमने करा था वैसे ही करो, 250 माइनस
ये 5.2248, जो मेरा एंड का वैल्यू है 250 करोड़ माइनस कितना फीस पे करे 5.2248 करोड़ माइनस बोलो मुझे बिगिनिंग वैल्यू 230.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 230.8 करोड़, इसके ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला। सो ये आना चाहिए 6.06%। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन डन, कोई दिक्कत नहीं। दोनों टाइप के प्रेजेंटेशन दिखा दिए। ऊपर वाला एकदम इजीली समझ जाता है, सिंपल है, बट बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, इतना फॉर्मूला वगैरह लिखो। यहाँ पे एक टेबल में ही सब चीजें हो जाती है हमारी, सो दैट थोड़ा कम स्पेस में फटाफट से काम खत्म हो जाता है। बट कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, एकदम ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है दिक्कत। ठीक है, चलो आई होप यू गाइस आर क्लियर। तो फीस कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, फीस कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया, सो वेरी इजी। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट स्टाइल्स रहते हैं हेज फंड्स के। मैं बस यहाँ पे ना थ्योरी पॉइंट है, ये काफी थ्योरी पॉइंट है। हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है ऊपर जाके, मैं एक बार है ना 4 पॉइंट सबको दिखा देता हूँ फिर से। हम लोगों ने एक चीज देखा है हेज फंड का, पहले तो कंपैरिजन देखा म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड, देन फीस कैलकुलेशन देख लिया, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड देखना बाकी है, एंड फंड ऑफ फंड्स, ये दोनों चीजें देखना बाकी है। दोनों चीजें हमारी थ्योरी की ही है, फंड ऑफ फंड्स में भी थ्योरी आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ये जो है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड्स, इसमें भी ना काफी सारी चीजें होती है। सो एक बार फटाफट से ना आप लोग लिख के ले लेना ये चीज को। ठीक है, थियोरेटिकल पॉइंट है, लिखते लिखते मैं आपको समझा दूंगा। ओके चलो, फिर हम इस लेक्चर में इसको एंड कर देंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से प्योर एग्जामिनेशन के लिए जो ज़्यादा रिलेवेंट है वो पार्ट शुरू होएगा, एनएवी वगैरह कैलकुलेशन का। ठीक है, चलो एक बार है ना टाइटल दे दो फटाफट से, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड्स। ठीक है, कि हेज फंड्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो पहला पॉइंट है स्टेज में हेज फंड्स में जहां पे एग्रेसिवली ग्रोथ इंपैक्ट रहता है, एग्रेसिव ग्रोथ। देखते ही नाम से कितना ज्यादा रिस्की लग रहा है, दिख रहा है आपको, एग्रेसिव ग्रोथ। एग्रेसिव ग्रोथ, यस। सो चलो देखो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड। तो इसमें काफी सारे स्टाइल्स है। स्टाइल्स मतलब बोलना क्या चाहते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या पर्सपेक्टिव के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका थीम्स क्या है, उसके बेसिस पे स्टाइल्स डिफाइन किए हुए हैं। हम एकदम इसको समराइज करेंगे सभी के सभी स्टाइल्स को। वी हैव 11 स्टाइल्स ऑफ दिस हेज फंड्स। ठीक है, सबसे पहला ये चीज आप लिख सकते हो, मैंने पहले ही लिख के रखा है सो दैट अच्छे से हम लोग फटाफट से डिस्कस कर सके। एंड एनीवेज दिस इज द अगेन द थ्योरी पॉइंट। ओके, सो एंड लॉजिकल है, काफी इजी है, सो इमीडिएटली पिकअप भी हो जाएगा। देख रहा, सबसे पहला एग्रेसिव ग्रोथ। एग्रेसिव ग्रोथ मतलब नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सर कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली द ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही होगा हर एक इन्वेस्टमेंट, बट इट विल बी फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंगल। बेसिकली कॉर्पोरेट कितना ग्रो कर रहा है उस बेसिस में। अभी जब भी मैं बात करूं, देयर आर स्टॉक मार्केट में 3 टाइप्स की कंपनीज होती है। अगर मैं कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखूं तो लार्ज कैप, उसके बाद में मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप जो आता है वो आता है मेरा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन 5,000 करोड़। इंडिया के केस में देखें हम तो, ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ से अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। उसके बाद में अप टू 15,000 करोड़ वो जाता है मिड कैप में, एंड देन उसके ऊपर जाता है लार्ज कैप में। सो ऑब्वियसली जिन कंपनीज लार्ज कैप में आना है या मिड कैप में आना है, लार्ज कैप वाली कंपनीज विल बी द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट, वेरी स्टेबल इन द मार्केट,
सो इनका ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। सो क्या हम लोग लार्ज कैप कंपनीज में उतना ग्रोथ अचीव कर पाएंगे क्या जितना वी कैन अचीव इन मिड साइज एंड स्मॉल कैप? ऑब्वियसली नॉट। लार्ज में नहीं कर पाएंगे, उससे कम मिड साइज में होगा एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी स्मॉल कैप में। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। सो फिर सब सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी कौन सा, एग्रेसिव ग्रोथ, तो हेज फंड्स तो ऑलरेडी रिस्की होता है एंड दे वुड बी लुकिंग एट द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट। एंड अगर उनका स्ट्रेटेजी बोल रहा है एग्रेसिव ग्रोथ, तो दे वुड बी इन्वेस्टिंग इन व्हाट, द स्मॉल कैप कंपनीज, माइक्रो कैप कंपनीज। जितना छोटा कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली रिस्क भी उतना ही ज्यादा हायर है डूबने का, सही है, बट अपॉर्चुनिटी एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट वहीं पे ज्यादा है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, एग्रेसिव ग्रोथ में ये हेज फंड्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे भैया? इन स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स में। कहाँ पे? स्मॉल कैप इक्विटी में। ठीक है, क्या हो रहा है इसको पता नहीं, देखे, अरे ठीक है देखो। सो एग्रेसिव ग्रोथ, वेरी फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन इक्विटीज, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाई पीए रेशियोज को फोकस करेंगे, क्या हाई पीए रेशियोज का ग्रोथ इंडिकेट करेगा। देन सेकंड, ऑफन स्मॉलर एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, माइक्रो कैप स्टॉक्स है, उनको सर यूजुअली इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। एंड हेज करेंगे बाई शॉर्ट सेलिंग, एंड जो रिस्क बढ़ रहा है ना उसको शॉर्ट सेलिंग से हेज करेंगे। मतलब प्राइस, शॉर्ट सेलिंग पता है अभी आपको, शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या? अगर प्राइस गिरने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि गिर गया है प्राइस, तो गिर रहा है प्राइस, तो इन दैट सिनेरियो ऊपर के इस पे सेल कर देंगे एंड देन अगेन नीचे आने के बाद में उसको बाई करेंगे। सो दिस विल आल्सो बिकम देयर प्रॉफिट। मतलब मार्केट में जब पैसा कमा रहे हैं ना, तो उसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोल रहे हैं, सही है क्या? पहले सेल करो, उसके बाद में शॉर्ट कर लेना, ठीक है, उसके बाद में बाई करना, सॉरी, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे विल डू, कि बड़ा हुआ रिस्क जो है ना स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने का, उसको शॉर्ट सेलिंग से भी ये लोग क्या करेंगे, हेज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये हुआ पहला स्ट्रेटेजी स्टाइल ऑफ हेज फंड, दैट इज एग्रेसिव ग्रोथ। देन द सेकंड वन इज द डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज। डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? जहां पे मार्केट ने जितना इज्जत देना चाहिए था किसी कंपनी को दिया नहीं। मतलब मैं अगर बोलूं कोई कंपनी का शेयर प्राइस आज होना चाहिए 500 रुपए, उसका प्राइस चल रहा है मान लो 200 रुपए, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग विद दैट कंपनी, that whatever is the true value of that respective company, the market is not ideally giving that respective true value for that company, and the value of that particular share, that particular stock seems to be so undervalued in the market. Price seems to be very low as compared to what it should have been true value के हिसाब से। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, हेज फंड मैनेजर क्या करेगा? दे विल बी आइडेंटिफाइंग सच कंपनीज विच प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लुक एट दिस सेंटेंस, क्या भारी बनाया कि मार्केट का जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द डीपली डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज, जो भी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज है मार्केट में, जहां पे मार्केट लैक कर रहा है किस चीज के लिए, कि उस पर्टिकुलर कंपनीज को वैल्यू दे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनीज, उन सिक्योरिटीज से सर बाई करके प्रॉफिट्स कमाओ, सेल करो हायर लेवल पे, दैट इज व्हाट डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज का थीम। थर्ड वाला इमर्जिंग मार्केट, ये क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादा मैच्योर्ड मार्केट है, जैसे कि यूएसए, जैसे कि इंडिया, ओके, जैसे कि यूरोप, दीज आर द मैच्योर्ड मार्केट्स। डोंट गो अहेड विद दिस मैच्योर मार्केट्स, बिकॉज मैच्योर मार्केट्स में वोलेटिलिटी इतना यूज नहीं रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट द नॉर्मल मार्केट या द लेस मैच्योर मार्केट, इमर्जिंग मार्केट। इंडिया इज द इमर्जिंग इकोनॉमी, है ना, इंडिया पूरा मैच्योर्ड नहीं बोल सकते, यूएसए इज द मैच्योर्ड मार्केट, इंडिया इज नॉट द मैच्योर्ड मार्केट। Getting my point? But India is the high growth market, high emerging market. So people die to invest in India nowadays. You can see that the foreign investment कितना ज़्यादा आता है इंडिया में, because of obviously government policies, rules, regulations, support systems, lot of things are there. But one of the major thing is what here, all these things are relating to what, giving deep dive to what emerging market. सही है। तो क्या होता है emerging market में? इमर्जिंग मार्केट के थीम में क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग इक्विटी में करो या डेट में करो, बट ऐसे मार्केट में करो विच इज लेस मैच्योर, जहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हायर रेट पे ग्रोथ होएगा, एंड देन सेकंड थिंग वोलेटिलिटी भी वहां पे ज्यादा हाई रहेगा। तो वेरी फर्स्ट, इन्वेस्ट इन द इक्विटी और डेट of emerging, that is less mature market. Second,
शॉर्ट सेलिंग इज यूजुअली नॉट परमिसिबल इन मेनी इमर्जिंग मार्केट। इंडिया में ऑब्वियसली परमिसिबल है, बट शॉर्ट सेलिंग इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा परमिसिबल नहीं होता, एंड सो इफेक्टिव हेजिंग इज नॉट अवेलेबल। ऑब्वियसली इफ शॉर्ट सेलिंग इज नॉट परमिसिबल देन हेज फंड मैनेजर विल नॉट बी एबल टू डू दैट, एंड उसके वजह से सर हेजिंग पॉसिबल नहीं होगा इफेक्टिवली करना। एंड देन एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी इज ऑब्वियसली हाई, क्योंकि साहब एक तो शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल नहीं है एंड नॉट मैच्योर मार्केट है, सो इमेच्योर मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सिनारियो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, फंड्स ऑफ हेज फंड्स। इसी का एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा, फंड ऑफ फंड्स, FOF, इसके बाद का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग सिक्योरिटीज में, डेट्स में इन्वेस्ट ना करो, तुम लोग किसी सिक्योरिटी में ना करो, किसी और फंड्स में इन्वेस्ट करो। दैट्स सो सिंपल ना, कि मतलब लोगों का ज्ञान लो। मुझे लगा कि 10 फंड्स थे, इन 10 में से 4 फंड्स मुझे सही लग रहे, तो चारों में कुछ इन्वेस्ट कर दो, दैट्स इट। फंड ऑफ फंड्स मतलब चारों फंड्स का मिला के मैंने एक फंड बना दिया, दैट इज व्हाट फंड ऑफ हेज फंड्स, FOF, फंड ऑफ फंड्स। इसके आगे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे शॉर्ट में 5 मिनट में, ठीक है, वो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट बन सकता है अलग से। सो मिक्स एंड मैच हेज फंड्स एंड अदर पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। मिक्स करो सबको एंड मैच करो, एक सिंगल फंड बनाओ, दैट इज व्हाट फंड ऑफ हेज फंड्स। देन इनकम, इनकम में क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ है ना कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस ना दो। क्या बोले कि फंड मैनेजर विल नॉट फोकस ओनली ऑन द कैपिटल एप्रिसिएशन, वो कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ डेफिनेटली करंट इनकम को भी फोकस करेगा। सो इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इनकम हैज टू बी देयर, equity in case of that he will focus on the dividend income. Getting my point? So that is how the income style will work on. Then the next one is the macro. मैक्रो में क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग ना गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा लो। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे, एक्सटर्नल मार्केट क्या बोल रहा है उनका फायदा लो। सो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी कहीं पे लग रहा है तुम लोगों को कि ये पर्टिकुलर चीज is going to give the benefit, okay, so rather it be of the India or any global country, okay, so globally कोई भी रहने दो साहब, वहां का कोई पॉजिटिव प्रेशर दिख रहा है, पॉजिटिव सिनारियो दिख रहा है, एंड एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, एनी अदर चेंजेस, एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर गिविंग यू सर्टेन इंडिकेटर कि ये इकोनॉमी में, क्या बोला, ये इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फैक्टर देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी, सो fund manager will invest over there. So वो macro aims to profit from changes in global economies typically by government policies and other external factors. ठीक है, next one, market neutral and market timing. Market neutral is very simple. Market neutral क्या बोल रहा है कि arbitrage opportunity को ढूंढेगा, कहीं पे अगर arbitrage available दिख रहा है he will go ahead and check it out and वहां पे invest करेंगे। मार्केट टाइमिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट टाइमिंग में क्या बोल रहे हैं कि तुम देखो कि मार्केट में जिस हिसाब से जिस टाइम में जो जरूरी है, जिस टाइम में जिसकी डिमांड ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट करना। सो योर डाइवर्सिफिकेशन वुड बी देयर इन वेरियस सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट टाइमिंग। सो अगर रिस्पेक्टिव सीजन में लगता है तुम्हें इस इंडस्ट्री काम करेगा तो उस इंडस्ट्री में करो, आफ्टर दैट सीजन जो नेक्स्ट वाला आएगा, सो हर सीजन के हिसाब से, हर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से यू चेंज योर पोर्टफोलियो, यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द मार्केट टाइमिंग। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। देन 9th वाला इज द अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक बोल रहा है मार्केट टाइमिंग इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ, मार्केट टाइमिंग में क्या था कि मार्केट टाइमिंग में देयर कुड बी लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट। यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर ले रहे हैं कि कोई इवेंट्स हुए, स्पेसिफिक इवेंट्स हुए, जैसे कोई IPO आया, जैसे किसी कंपनी ने अर्निंग्स को कम डिक्लेयर कर दिया, कम दिख रहा है बहुत, मतलब एक्सपेक्टेड से कम आया, एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा आया। सो दीज आर द स्पेशल इवेंट्स। इन स्पेशल इवेंट्स की वजह से शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, घटने वाला है। सो इफ बढ़ने वाले का दिख रहा है, पॉजिटिव सिनारियो है, यू आर गोइंग, फंड मैनेजर इज गोइंग टू इन्वेस्ट यूजिंग द अपॉर्चुनिस्टिक स्टाइल ऑफ द हेज फंडिंग। अगर लग रहा है कि गिरेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड से काफी बकवास रिजल्ट आए, खराब रिजल्ट आए, तो इन दैट सिनेरियो शॉर्ट सेलिंग कर दो। द फंड मैनेजर इज ऑलरेडी गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट शॉर्ट सेलिंग एज वेल। सो ये हुआ अपॉर्चुनिस्टिक स्टाइल। लुक एट दिस, themes changes based on the market events such as IPOs, sudden price changes, etc. And the next one is the multi strategy. ये बोला ज्यादा दिमागी मत लगाओ, एक सिंगल स्ट्रेटेजी ना यूज करो। तुम लोगों को ये 9 स्ट्रेटेजी में से कौन सी स्ट्रेटेजीज पसंद आती है निकालो, सबका साथ मिला के अलग अलग स्ट्रेटेजी में सबको साथ में लगा दो, ठीक है। सो आपने डिसाइड करा कि लेट से कोई भी 4 स्ट्रेटेजीज लूंगा, अपॉर्चुनिस्टिक लूंगा, उसके बाद में एग्रेसिव ग्रोथ भी लूंगा, डिस्ट्रेस भी लूंगा एंड इमर्जिंग मार्केट भी लूंगा,
ठीक है, सो ये चारों को साथ में लो एंड सबका साथ में मिला के मल्टी स्ट्रेटेजी यूज करो, अप्रोच वेरियस स्ट्रेटेजीज साइमल्टेनियसली। एंड द लास्ट वन इज द शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जहां पे डाउनफॉल का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है वहां पे ऊपर के दाम पे बेचो एंड नीचे के दाम पे खरीद लो, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, क्लियर विद दिस? ये सब चीजें प्लीज लिख के ले लेना, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। थ्री क्वेश्चन है, आई जस्ट डोंट वांट टू स्किप दैट, है ना। सो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड, एग्रेसिव ग्रोथ के 4 पॉइंट्स, डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज का 1 पॉइंट, इमर्जिंग मार्केट। पॉज कर लेना वीडियो। इमर्जिंग मार्केट, फंड्स ऑफ हेज फंड्स, इनकम, मल्टी स्ट्रेटेजी तक, एंड देन लास्ट वन इज द शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, चलिए अभी एक पॉइंट लास्ट वाला लिखे लो इसमें थ्योरी, एंड देन इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेकंड सेक्शन, पहला बेसिक्स वाला डिस्कस हो गया था, नाउ दिस सेकंड सेक्शन विल बी ओवर। फंड ऑफ फंड्स, फंड्स, फंड्स लिखो। वेरी फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखेंगे इसको, थ्योरी क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्वियस है। बाकी कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पॉइंट वाइज लिख दो। अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और एक फंड बनाएंगे, सो दिस इज व्हाट योर फंड ऑफ फंड्स। दिस इज अ म्यूचुअल फंड which invest in other hedge funds. ठीक है, इट कुड बी लाइक दिस एज वेल, कोई म्यूचुअल फंड अदर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, सो फंड ऑफ फंड्स कैन बी दैट एज वेल। देयर आर 3 टाइप्स। ऑफ एफओएफ, फंड ऑफ फंड्स के 3 टाइप्स हो सकते हैं। ए, इक्विटी आर्बिट्रेज फंड, नाम से ही समझ रहा है इक्विटी पे फोकस दे रहे, ऐसे फंड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं विच इज फोकस्ड ऑन इक्विटी। देन फिक्स्ड इनकम आर्बिट्रेज फंड, and the C is the merger arbitrage fund, merger arbitrage fund। ठीक है, ये 3 टाइप्स के फंड ऑफ फंड्स हुए। देन कुछ एडवांटेजेस आएंगे इसके ऑब्वियसली, बस एक मेजर डिसएडवांटेज भी आएगा इसमें, इन एडवांटेजेस को ग्रैब करने के लिए बताएंगे 2 मिनट में। सो थ्रू ओनली सिंगल इन्वेस्टेड, थ्रू सिंगल इन्वेस्टमेंट, क्या हो रहा है, एक ही इन्वेस्टमेंट से काफी सारी चीजों को अप्रोच मिल रहा है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है। थ्रू अ सिंगल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इज एबल टू अचीव exposure to different styles of hedge funds। ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स को एक ही साथ में अप्रोच करने का, एक्सपोजर लेने का सर फायदा इधर मिल रहा है। देन नेक्स्ट थिंग, ड्यू डिलिजेंस ऑफ द हेज फंड्स,
is carried out by the FOF manager. तो और ज़्यादा सर सिक्योरिटी आएगा, और ज़्यादा सर डिटेल्ड एक्सपर्टाइज लेवल जाएगा, एंड दैट्स वाई फ़ायदा होगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा सक्सेसफुल रहने का. इवन स्मॉल इन्वेस्टर्स can invest in FOF and enjoy liquidity. क्योंकि इसका पोर्शन छोटा छोटा करेंगे, तो स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर, क्योंकि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड है ना भैया, 500 रुपए से शुरू होगा. ठीक है, यूजुअली 500 रुपए, जरूर नहीं कि हर बार 500 ही रहेगा, कभी कभी 2000 5000 भी रहता है, 3000 भी रहता है, बट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल अमाउंट एज वेल. सो दैट्स वाई इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी एंजॉय करने मिलता है. ठीक है, लिक्विडिटी को भी एंजॉय करने मिलता है एंड अफोर्डेबल भी रहता है, लोअर इन्वेस्टमेंट. बट एक डिसएडवांटेज है इसका, फोर्थ पॉइंट लिखो, लास्ट वन. यहाँ पे ना डिसएडवांटेज ये है कि हायर कॉस्ट आता है. क्यों हायर कॉस्ट आएगा? क्योंकि ये जब कोई कोई देखो एफओएफ है, ये कर रहा है किसी 3 म्यूचुअल फंड में, मान लो म्यूचुअल फंड 1, म्यूचुअल फंड 2 एंड म्यूचुअल सॉरी हेज फंड ले लो, हम हेज फंड की बात कर रहे हैं ना. म्यूचुअल फंड हेज फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, हेज फंड 3. सर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे इनका है ना सर 2 टाइप के फीस रहने वाले हैं, मैनेजमेंट फीस एंड इंसेंटिव्स. प्लस इसके साथ में यहाँ पे सर इस एफओएफ का जो मैनेजर रहेगा, इसका मैनेजमेंट का फीस. सो ये डबल कॉस्ट हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके वजह से ना ये डबल कॉस्ट हो रहा है, दिस वन एज वेल एज दिस वन. ये डबल कॉस्ट हो रहा है. ठीक है, हाइयर कॉस्ट बोल सकता हूं मैं इसको, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिसएडवांटेज, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है साहब, एक्सपेंस रेशियो काफी बढ़ रहा है. नाउ विल कम टू दैट कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन, तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान में आएगा. आई होप यू गाइस आर क्लियर. इतना ही पॉइंट्स लिखना है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, फंड ऑफ फंड्स, पहला एक म्यूचुअल फंड है जो अदर हेज फंड्स में इन्वेस्ट करेगा. उसके बाद में गाइस कम ऑन फटाफट रिवाइज कर रहे हैं एंड यहाँ पे इस सेशन को खत्म करेंगे. देखना 3 टाइप्स के फंड ऑफ फंड्स रहेंगे, इक्विटी आर्बिट्रेज, फिक्स्ड इनकम आर्बिट्रेज एंड द लास्ट वन इज द मर्जर आर्बिट्रेज. एडवांटेजेस है, एक ही इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टर काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेज फंड का एक्सपोजर ले सकता है एक ही इसमें. ड्यू डिलीजेंस होता है हेज फंड्स का, एफओएफ मैनेजर करता है, सो और ज़्यादा सिक्योरिटी है. एंड इवन स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है, एंड म्यूचुअल फंड है तो इन दैट सिनारियो सब स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा एंड लिक्विडिटी भी एंजॉय करा जाएगा, बिकॉज कभी भी सभी सेल भी कर सकते हैं मार्केट में. गेटिंग माई पॉइंट. एंड द लास्ट वन डिसएडवांटेज आ जाता है हाइयर कॉस्ट का. एंड क्योंकि साहब ये हेज फंड्स में जो करेंगे इनका खुद का सर मैनेजमेंट फीस रहेगा एंड उसके बाद में सब इंसेंटिव्स भी रहेंगे. प्लस यहाँ पे ये जो एफओएफ मैनेज करने वाला बंदा है मैनेजर, उसका फीस रहेगा. सो दैट्स वाई हमें डबल कॉस्ट लग रहा है एंड दैट इज हाउ विल रिफ्लेक्ट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल. सो दिस इज हाउ द फंड ऑफ फंड्स द कॉन्सेप्ट इज. आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर. सब चीज़ें लिख के ले ली होंगी आप लोगों ने, अगर कुछ लिख के रहा है तो प्लीज़ लिख के ले लो फटाफट, वीडियो पॉज करके लिख के ले लेना, मैं बढ़ रहा हूँ आगे. देखो चलो, सो इस हिसाब से हमारा है ना आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने एक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से कवर कर लिया. इवन दिस इज नॉट दैट मच रिलेवेंट बट ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से काफी रिलेवेंट है. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो 4 मार्क 5 मार्क 4 मार्क तो आपको मिल जाने वाले हैं इस रिगार्डिंग. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस हेज फंड्स. तो हमारा बेसिक डिस्कशन करके हो गया
म्यूचुअल फंड्स वर्सेस हेज फंड डिस्कस करके हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट ऑफ विद द नेट एसेट वैल्यू, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन। इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में मेजर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में ये अगेन थ्योरी पॉइंट आएगा। देन इसके बाद में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। वेरी इजी। सो द न्यू कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट NAV, नेट एसेट वैल्यू, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो प्लीज एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके रेडी रहना फॉर दैट नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो गाइज अच्छे से ध्यान रखो अपना, खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।